Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, everyone. याद है? Yes, sir. तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये भी याद ही होगा अभी सबको। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? सर जब उनकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? सर जब वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करे। ठीक है, व्हेन दे आर एग्जैक्टली सेम, या अगर 2D फिगर की बात करें दे विल ओवरलैप ईच अदर कंप्लीटली। अभी क्लास 10th में नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज सिमिलैरिटी। तो दो फिगर सिमिलर कब होते हैं? कई बार ये वर्ड तुमने यूज किया होगा या सुना होगा कि यार ये चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है या ये सिमिलर है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंट में होता है कि टू ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्टली सेम, और अगर मैं ज्योमेट्री वाले फिगर्स की बात करूं तो दे आर सेम इन शेप एज वेल एज साइज। शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। सिमिलैरिटी में क्या होता है? टू फिगर्स आर सिमिलर व्हेन दे आर ऑफ द सेम शेप। साइज ऊपर नीचे हो सकता है, समझ गए? अगर देखोगे शैम्पू की बड़ी बोतल में छोटी बोतल फ्री, तो बड़ी बोतल और छोटी बोतल शेप सेम होता है अगर देखा होगा तो। साइज में डिफरेंट, दे मे बी सिमिलर, जरूरी नहीं सिमिलर हो, सिमिलर की भी कंडीशन है कि साइज भले ही ऊपर नीचे हो जाए लेकिन शेप सेम का मतलब है कि मान लो बड़ी बोतल 10 सेंटीमीटर की है और छोटी बोतल की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो विड्थ में भी वही रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर बड़ी बोतल की विड्थ 4 सेंटीमीटर की थी तो छोटी की उसकी हाफ 2 होनी चाहिए। समझ गए बात को? कि भाई अगर ये 10 था और ये 4 था, हमने कहा एक सिमिलर छोटी बोतल बनाते हैं। अगर सिमिलर बोल रहे हैं तो हर तरफ से सेम वे में कॉम्पैक्ट या इलांगेट करेंगे। बड़ा कर रहे हो तो सेम रेशियो में हर तरफ, छोटा कर रहे हो तो सेम रेशियो में हर तरफ। मतलब अगर मैंने इसकी हाइट हाफ की है तो मैं विड्थ भी हाफ करूंगा, देन आई कैन से दिस इज सिमिलर। समझ गए बात? अगर मैं इससे बड़ी सिमिलर बोतल बनाना चाहता हूँ जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, तो मैं विड्थ उसकी क्या बनाऊंगा? एक सिमिलर बॉटल बनाना चाहता हूँ जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। 12। हाँ ठीक, तो उसकी विड्थ लेंगे हम 12 क्योंकि इनटू 3 किया हुआ है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का मतलब समझ गए? Yes, sir. ओके, अभी ये सोचो जैसे एक फिगर है जो हमेशा सिमिलर होता है, कभी भी दो एक वो वाले फिगर बनाओ तो हमेशा सिमिलर बनते हैं। सोचो कौन सा फिगर है? सर्कल। क्या? सर्कल। Square. स्क्वायर, वेरी नाइस, स्क्वायर भी होगा। अगर हम कभी भी दो सर्कल बनाते हैं दे आर ऑलवेज सिमिलर क्योंकि हर तरफ से सेम ही तो बने हैं। या अगर हम दो स्क्वायर बनाएंगे दे आर ऑल्सो ऑलवेज सिमिलर क्योंकि हर तरफ से वो सेम ही बढ़ेगा। अगर इंटू 1.5 एक साइड में क्या, दूसरी अपने आप इंटू 1.5 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से पहले हम बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। तो दो पॉलीगन्स सिमिलर कब होते हैं? उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, दे शुड बी इक्वी एंगुलर्स, मतलब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, किसी भी पॉलीगन की बात हो रही है, दो ट्रायंगल हो, दो क्वाड्रिलेटरल हो, दो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए फॉर द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। दूसरी एक और कंडीशन भी होती है कि देयर साइड्स मस्ट बी इन साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर दो
polygons similar हैं, then their corresponding angles are equal and their sides are in the same ratio. समझ गए बात को? Yes, sir. जैसे हम बात कर रहे हैं कि यार दो पेंटागन है, तो सिर्फ इक्वल एंगल बना देने से दो सिमिलर पेंटागन नहीं बन जाए कि हाँ मैंने पांचों एंगल इक्वल बना दिए दोनों पेंटागन के, नाउ आई कैन से कि दे आर सिमिलर. तो नहीं, ऐसा नहीं है. वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर मेकिंग द साइड्स, वी आर टेकिंग द साइड्स इन द सेम रेशियो. अब रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो 1.5 ले लो, 0.3 ले लो, 0.7 ले लो, कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हर साइड का रेशियो, मतलब दोनों पेंटागन में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए. ठीक है, जैसे मैंने एक साइड थोड़ी सी बड़ी बनाई है, तो फिर हर साइड उसी रेशियो में बड़ी होनी चाहिए. क्लियर है पंडा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ट्रायंगल की सिमिलरिटी की बात करें तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, Yes, sir. Yes, और sir. ट्रायंगल में भी यही दोनों कंडीशन चाहिए हमें. लेकिन ट्रायंगल में एक स्पेशल चीज होती है. स्पेशल चीज क्या होती है कि ट्रायंगल के केस में ऐसा होता है कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी अपने आप हो जाती है. मतलब अगर तुम सिर्फ दो ट्रायंगल बना लो ऐसे, सिर्फ कंपास लेके, प्रोटेक्टर लेके, और उनके एंगल सेम कर दो, तो उनकी साइड्स अपने आप ऑटोमेटिकली सेम रेशियो में फिट हो जाएंगी. ट्रायंगल के केस में ये स्पेशल प्रॉपर्टी लग जाती है कि अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी अपने आप हो जाती है. तो टू चेक द सिमिलरिटी वी जस्ट नीड टू चेक वन कंडीशन. अगर एक भी हो रही है तो हमें पता दूसरी अपने आप हो जाएगी, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. एक प्रॉपर्टी ही इंश्योर कर देती है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो. समझ गए? Yes, sir. अगर हम दो ट्रायंगल देख रहे हैं विच आर इक्वी एंगुलर, वी कैन से दे आर सिमिलर. अगर हम दो ट्रायंगल देख रहे हैं जिनकी साइड सेम रेशियो में है, वी कैन से फ्रॉम देयर ओनली कि दे आर सिमिलर. इसका ये मतलब नहीं कि क्राइटेरिया कुछ अलग है, दोनों उसमें भी लग रहे हैं, लेकिन दूसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप फिट हो जाता है. समझे बात को? Yes, sir. ठीक है, अभी सिमिलरिटी में हम आगे और बात करेंगे, बट उससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जो बहुत यूज होगी इस चैप्टर में और सिमिलरिटी के लिए भी यूज होगी. वो इसका नाम है, लिख लो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में उसको बीपीटी बोलते हैं. बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसका एक और नाम भी है जो तुम्हारी बुक में नहीं है बट शायद कहीं दिख जाएगा, थेल्स थ्योरम. थेल्स ने दी थी तो उसके नाम पे थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको. अच्छा, इस चैप्टर में वैसे 3 थ्योरम थी जिनमें से 2 अभी हटा दिए गए, मतलब इनके प्रूफ हटा दिए गए हैं. पहले हर साल थ्योरम जरूर आती थी, पिछले 2 साल से थ्योरम नहीं आ रही हैं, which makes it more and more important every year. क्या देखो 2 साल से नहीं, इस बार आनी है. इस बार चांस क्या होती है कि एक ही थ्योरम है सिलेबस में, तो ये थ्योरम आएगी, इसके ऑलमोस्ट 100% चांस है. ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ बहुत अच्छे से करना. थ्योरम आएगा मतलब इसका प्रूफ आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का. तुमने इसकी एक स्पेशल केस किया हुआ है क्लास 9th में, अगर याद हो तो, मिड पॉइंट थ्योरम. Yes, sir. मिड पॉइंट थ्योरम इसी थ्योरम का एक स्पेशल केस है. ये थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट हम एग्जैक्टली बुक का लिख लेंगे. कोई बुक खोले हुए है क्या, मतलब रखे हुए बुक आसपास No, sir. एक सर मेरे पास है। है? एक बार स्टेटमेंट बोल देना पढ़ के यार. अर्शिता, शुरुआत में ही होगी. पेज ये थोड़े याद हो गया. चैप्टर 7 खोलो, ट्रायंगल वाला, जो भी 7 है कि 7 ही आए थे. Sir, 6 है. 6 है, चैप्टर 6 है, 7 है. सर मैं बोलूं, मेरे को मिल गया. हाँ हाँ, बोलो बोलो, लिखना सब लोग.
If a line is drawn parallel to one side of a triangle, देखो सब लोग, if a line is drawn, if a line is drawn, तुम बोल देना स्वास्तिका, मैं 1 मिनट में ज्वाइन. if a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. हाँ बोल दे स्वास्तिका, क्या पूरी तुमने? सर बोल तो दी. स्वास्तिका सर बोल दी. सर बोल दी मैंने. बोला कि नहीं बोला पूरा? बोल दिया. सर बोल दिया कह रही है। चुप क्यों बैठी, सर क्या हो उसने गया? बोल दिया। सर बोल बोल दिया. देते। बोल दिया। अच्छा, सॉरी, मैंने अपना स्पीकर ऑफ कर रखा था. हाँ, तुमने लिख लिया क्या थ्योरम? यस Yes, सर। एक बार स्टूडेंट पूरा बोल देना. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other side in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, सबको समझ में आएगी बात कि अगर किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन खींची जाती है ट्रायंगल में, जो कि बाकी दोनों लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाकी दोनों लाइनों को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है. अब यही मैं कह रहा था, ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्पेशल केस है. अगर यही मिड पॉइंट से ड्रॉप कर दोगे तो वो हाफ हाफ हो जाएंगे. समझ गया? यस तो सर। बेसिकली मैं फिर से मैं लिख भी दे रहा हूँ क्या मतलब है कि अगर DE ड्रॉ की गई है, किस कोई पॉइंट है, डी मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है. इफ DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, it divides other two sides in the same ratio. That means हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन CE. कोई ऐसा तो नहीं जिसको थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में नहीं आया? कोई ऐसा तो नहीं? हाँ आ गया सर। आ गया. अब सर इसका तुम्हें बस proof- इतना ही गिवन है ना दैट D is parallel to BC। हाँ बिल्कुल, ये गिवन है DE is parallel to BC, और हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE. इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरम पे और आते भी हैं. बहुत अच्छे से करना है थ्योरम. तो इसके प्रूफ को ध्यान रखना पड़ता है. इसके प्रूफ में कंस्ट्रक्शन लगता है. कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम D से परपेंडिकुलर खींचेंगे साइड AC पर, E से परपेंडिकुलर खींचेंगे साइड AB पर, D और C को ज्वाइन कर देंगे और B और E को ज्वाइन कर देंगे. ये तो हमारे कंस्ट्रक्शन है. 4 लाइंस हमें ड्रॉ करनी है. D M परपेंडिकुलर टू AC, EN perpendicular to AB, and then we will join CD and B. ठीक है. अभी देखो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है इसको याद रखना. अब देखो हमें लाना क्या है, हमें AD लाना है. तो देखो पहले तो याद रखो कि एरिया की हेल्प से होगा. अब हमें ऐसा ट्रायंगल चूज करना है जिसके लिए बेस AD हो. ठीक है. तो क्या हम ट्रायंगल, हाँ सर मेरे को ना कहीं जाना है अभी, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूं क्या इसकी मतलब? हाँ जाओ. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. हम एक ऐसा ट्रायंगल चूज करेंगे जिसका बेस AD हो. तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ADE. मैं ले रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. ये होगा देखो हाफ, बेस हो गया AD और हाइट हो गई EN. ठीक है. यस सर।
सिमिलरली हमें AE भी लेना है, तो हम ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें बेस AE हो जाए। तो फिर से ट्रायंगल लेते हैं, बेस चेंज कर देते हैं। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऐसे भी हो जाएगा, हाफ AE, या इसको एकदम अलग अलग मैं अगले लाइन पे ले लेता हूँ। अच्छा, BD भी लेना है, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका बेस BD बन जाए। BDE BD, वेरी गुड। एरिया ऑफ BD क्या हो जाएगा, हाफ BD इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ED ED BD की हाइट भी BD हो जाएगी, हाइट ED ED हाइट हो जाएगी। हाइट नहीं जानते हो क्या होता है, सर BE EN ये नहीं होगी यार, हाइट ट्रायंगल के बाहर हो सकती है। हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। D का ऑपोजिट वर्टेक्स E ही तो है, E से परपेंडिकुलर EN ही तो आया है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हाइट परपेंडिकुलर बाहर ही तो जाता है ट्रायंगल से, याद नहीं है। अगर मुझे इस बेस पर परपेंडिकुलर खींचना तो कहाँ जाएगा, यहाँ से डालते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, याद है, ये है परपेंडिकुलर, आउटसाइड ट्रायंगल हो जाता है ना। तो ट्रायंगल BDE के लिए भी हाइट EN ही है, ठीक है। Yes sir. Yes, sir. ऐसे ही मुझे AE भी चाहिए, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही कोई एक ट्रायंगल पकड़ा जिसका बेस AE हो, मुझे AD ही मिला। फिर से ट्रायंगल ADE का एरिया हम निकाल सकते हैं, हाफ AE इंटू DM। लिख लेना बाद में, तुम लोग ध्यान दो, हर चीज का ध्यान दो, फिर कहोगे नहीं आया, लिख लिया करो बाद में, टाइम तो मैं देता ही हूँ। और ऐसे एक ट्रायंगल पकड़ो जिसका एरिया हो CE, सॉरी जिसका बेस हो CE। सर CDE BCE क्या, सर BC CED CED लेंगे ना, बेस CE है, CED Yes sir. इसका एरिया हो जाएगा हाफ CE इंटू MD DM हाइट, क्या DM, इसकी भी हाइट भी तो DM ही हो जाएगी, DM Yes. ठीक है। चलो अभी देखो, जो हमें रेशियो लाना है वो रेशियो कैसे मिल सकता है। अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो AD अपॉन BD आ जाएगा। Yes, sir. 1 अपॉन 2 किया तो ये देखो, इन दोनों को डिवाइड किया, हाफ और हाफ कैंसिल, मैंने ED कैसे लिख दिया, EN ही था। हाफ और हाफ कैंसिल, EN और EN कैंसिल, सिर्फ AD अपॉन BD बचेगा, Yes, sir. Yes sir. ठीक है। अगर मैं 3 अपॉन 4 कर दूं तो हाफ हाफ कैंसिल, DM DM कैंसिल, AE और CD बचेगा, Yes, sir. ठीक है। चलो अभी बताओ 1 और 3 सेम ही है क्या, 1 और 3 सेम ही ट्रायंगल है, Yes sir. Yes sir. Yes तो मतलब इन sir. दोनों एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर सेम है क्या, Yes sir. Yes sir. अच्छा मैंने 1 2 लिखा, तुम्हें 1 2 नहीं लिखा, तुम्हें पूरा लिखना है कि एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD, समझ गए ना। प्रूफ में कैसे लिखेंगे, Yes Yes. मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तुम्हारा पूरा काम लिखना है। ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ADE डिवाइडिंग 1/2 लिख देना अपॉन एरिया ऑफ BD। अच्छा मैं कह रहा था इन दोनों इक्वेशन का न्यूमरेटर सेम है, Yes sir. इनका और इनका। डिनोमिनेटर में देखो, एक के डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ और एक के डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ CED, है अलग अलग ट्रायंगल है। Yes sir. एक के डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ BD और एक के डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ CED। CDE साइंस की कोई बात याद आ रही है क्या, सर ये कॉन्ग्रुएंट है। और कुछ याद आ रहा है क्लास 9 से। सर वो दोनों पैरेलल लाइंस है, DE और BC, और सर उनके बीच में ट्रायंगल है जिसका बेस सेम है, तो फिर सर उसका एरिया भी सेम होगा। थ्योरम याद आ रही है, यस सर। स्टेटमेंट बोलो ना। सर टू ट्रायंगल्स बिटवीन सेम आता है किसी को? lying Area Yes, of sir. triangles having same base and lying between same parallel lines are equal। एक चैप्टर ही था पूरा, ये याद है, दो Yes. पैरेललोग्राम Yes, हुआ Yeah, करते थे, एरिया parallelogram.
Yes, sir. Area of parallelograms having same base and between same parallel lines. याद आ गया सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो ये sir. दोनों ट्राइंगल जो है BDE और CDE, they are having same base DE and they are lying between same parallel lines, so their area must be equal. Equal. तो इन दोनों एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। Yes, sir. भाई Yes, दोनों sir. का न्यूमरेटर भी सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो कैन वी से कि AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन CE. CE। CD को लिख दिया है। समझ गया सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. बस चारों ट्राइंगल के एरिया तुम्हें लिखने हैं और उसके बाद बस थ्योरम लिख के कह देना है कि वी कैन कंपेयर बोथ साइड, वी कैन से कि दे आर इक्वल। नोट कर लो। सर नोट कर लिया। नोट हो गया क्या सबका? No, sir. तो जो लोग साथ साथ लिखते रहते हैं ना, उन्हीं का हो जाता है जल्दी। सर नहीं हुआ। ऐसी हाँ बात सर। नहीं है, आता था पहले से इसलिए हो गया। अच्छा हाँ। Okay, sir. क्या स्वास्थ्य का तो लिख रहे मुझे लग रहा है अभी। हाँ हाँ कर लो कर लो। इसके एनसीईआरटी सब लोग बहुत बहुत ही कायदे से करेंगे। कुछ चैप्टर्स मैंने ऊपर नीचे कर दिया होगा, लेकिन इसमें वर्कशीट नहीं दूंगा, एनसीईआरटी ही सब कुछ है इसमें। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बहुत अच्छे से करना है। सर ये जो हाँ बोलो तो। सर ये जो इक्वेशन थी कि 1/2 = 3/4, तो इससे पहले कोई रीजन देंगे? मतलब AD = AE लिखना, उसके पहले कोई रीजन देंगे? नहीं नहीं, AD और AE इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, सिर्फ ये एक्सप्रेशंस इक्वल है। हमने एक्सप्रेशंस निकाले ADE और BDE का एरिया। तब ये जो मैंने सर्कल कर रखा है, दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग निकालेंगे। अभी हमने कुछ में रिलेशन नहीं दिया है। उसके बाद बस हम सिर्फ ये बता देंगे कि दोनों के न्यूमरेटर इक्वल है, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन इक्वल होंगे। ओके। ठीक है, सर लिख लिया। एक मिनट। हेलो, हाँ जी मैम।
समझ में आया क्या लिखना है? Yes, sir. सक्षम तुम हो क्लास में? यस सर। अच्छा, तुम्हारा क्या इशू है? नेट स्लो है तुम्हारा या कैमरा खराब है? सर कैमरा कैमरा खराब है तुम्हारा? सर पूरा तो नहीं सर, लेकिन हाँ? सर पूरा तो नहीं खराब है, लेकिन सर मैं ट्राई करता हूँ सर, 1 मिनट। आधा खराब कैसे होता है कैमरा? इतनी शक्ल नहीं देख सर के? मैं नहीं सर नहीं, हाँ, खोल के देख लो सर, अभी खोल के देख लो। कार्य कर रहे हो फालतू में। चलो नेक्स्ट है इसकी कन्वर्स थ्योरम। स्टेटमेंट लिखो, इफ a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then line is parallel to third side. लिख लिया सबने? Yes, sir. समझ गए होंगे कन्वर्स है। पिछली बार हमें पता था कि लाइन पैरेलल है और हमें प्रूव करना था कि अदर टू लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इस बार हमें उल्टा पता है कि एक लाइन है जो दो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये लाइन Third side के पैरेलल है थर्ड साइड के। ठीक है, ऑफ कोर्स डायग्राम तो वैसा ही रहेगा। लेट्स सी, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ ऐसी DE। तो इस बार गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो अभी देखो कन्वर्स सिंपली हो जाता है, इसके लिए बहुत ही मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो हमने मान लिया क्या D पैरेलल नहीं है, तो अगर D पैरेलल नहीं तो कोई और साइड तो होगी जो D से ड्रॉ की जा सकती है जो कि पैरेलल होगी। D पॉइंट से कोई ना कोई साइड तो पैरेलल बनेगी BC के। हमने मान लिया कि कोई और लाइन है जो पैरेलल है, DE डैश मान लेते हैं। अगर DE पैरेलल नहीं तो कोई और लाइन होगी, उसको हमने DE डैश बोला। तो अब हमने कहा किया DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो बाय BPT कैन वी से AD अपॉन BD should be equal to AE dash upon BE dash होना चाहिए बाय BPT, क्योंकि AE डैश तो पैरेलल है। CE dash हो गया। क्या CE dash हो। AE dash। हाँ हाँ CE डैश होगा। ठीक है, एग्रीड? सब लोग समझ रहे हो इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बाय दीज टू जो गिवन है और जो हमने निकाला है, क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि AE अपॉन CE इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश? Yes, sir. तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। Yes, sir. ठीक है, अभी बताओ क्या ये पॉसिबल है? अगर E और E डैश डिफरेंट पॉइंट हैं, इज इट पॉसिबल? No, sir. No, sir. So it is only possible when E and E dash are Same points. same point. तो हमारी assumption wrong थी और AE is parallel to BC। अच्छा लगा?
रिपीट करना है स्टेटमेंट लास्ट वाला। सर डी डैश कंस्ट्रक्शन होगी हमारी। डी डैश कंस्ट्रक्शन होगी। लास्ट में हम लिखेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड ई डैश आर द सेम पॉइंट। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E and E dash are the same point. Hence, our assumption was wrong, and DE is parallel to BC. लिख लिया? यस सर। सर आप एक बार वो लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दोगे? This is only possible. This is only possible when E and E dash are the same point. Hence, our assumption was wrong. शुरू में ये भी लिखना कि assumption कर रहे हैं. Let us assume DE is not parallel to BC, and we construct a line DE dash parallel to BC. This is only possible when E and E dash are the same point. Hence, our assumption was wrong, and DE is parallel to BC. Clear है? यस सर। ठीक है। अभी देखो इसको अलग एक आध अलग तरीके से भी लिखा और समझा जा सकता है। मतलब क्या है कि let's see. कि ABC एक ट्रायंगल है और DE is parallel to BC है। तो बाई बीपीटी हम कह सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू है AE अपॉन CE। यस सर। यस ठीक है। यहाँ से देखो हम ये सब भी कह सकते हैं। अगर देखो मैं बोथ साइड +1 कर दूं तो क्या बन जाएगा ये AD प्लस BD अपॉन BD। वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब समझ लेना। AE प्लस CE अपॉन CE तो क्या बन गया AD प्लस BD AB बन गया। AB अपॉन BD AE प्लस CE AC बन गया। AC अपॉन CE देखो हम क्या रेशो देख पा रहे हैं कि अगर हम एक पार्ट ले लें एक तरफ और पूरी लाइन ले लें तो दूसरी तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा कि इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC। देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में पार्ट लिया है नीचे वाला दोनों तरफ, एक तरफ BD लिया है एक तरफ CE लिया है। डिनोमिनेटर में पूरी लाइन ले ली है तो इधर ये पूरी लाइन ले ली है। समझ गए बात को? सर वहाँ ए ही होगा ना, CE अपॉन A। नहीं, अरे ये तो टेंस किया है। ठीक है। ऐसे अगर हम ये लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो AD अपॉन AB बताओ ये किसके इक्वल होगा? AE अपॉन AC। AE अपॉन AC। समझ गए सब लोग? ठीक है। तो ये वेरियस फॉर्म्स हो गए, ये सब +-1 करके रेसिप्रोकल करके हो सकते हैं। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो ऐसा यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ क्या कह रही हो अर्षिता? फिर इसे लिखना है।
लिखना हो लिख लो, मतलब सिर्फ ये आखिरी के फॉर्म लिख लो जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं। पूरा इतना पूरा लिख, तुम्हारी मर्जी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर एग्जाम में हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमें पहले प्रूफ शो करना पड़ेगा? नहीं नहीं, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। देखो क्वेश्चन डायग्राम बनाओ। पूरा क्वेश्चन के पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम इसी में डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। फाइंड एक्स। अच्छा ये गिवन है कि डी इज पैरेलल टू बीसी। सर 3 3 3 3 3 ठीक है। यस सर 3 आ रहा है। 3 आया सबका। इक्वल टू 3। यस सर। कुछ लोगों ने शायद गलती कर दी, 2/6 ले लिया हो, तो 2/6 ना लेके यहाँ 2/8 लेंगे हम। समझ गया ना, क्योंकि हम ये रेशियो यूज कर रहे हैं AD अपॉन AB, ये इक्वल होगा AE अपॉन AC के। तो AD 2 है और AB 8 है, AE x है और पूरा AC 12 है। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ गए? सर मैंने 2/x इक्वल टू x/12 माइनस x से करा है। 2/x सर 2/6 इज इक्वल टू x/12 माइनस x। हाँ बिल्कुल सर उससे भी वही आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्तिका ने यही रेशियो लिया पार्ट बाय पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि फिर पूरा 12 लेंगे, पार्ट लेंगे। भाई पूरा 12 है और उतना x है, तो बचा हुआ कितना हो गया? 12 माइनस x। तो रेशियो ऐसे ले लो कि 2/6 इज इक्वल टू x/12 माइनस x। सेम ही बात है, सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर सबका फंडा? यस सर। ठीक है। लेट्स सी। चलो एक आध इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एक्सरसाइज पूरी बीपीटी पे बेस्ड है तुम्हारी। एक्सरसाइज जो 6.1 है, सॉरी 6.2 है। बुक तो तुम लोग लिए नहीं हो। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, कर लो। जो लोग बुक लिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने को कह रहा हूँ। जिनका बुक है वो रेफरेंस बुक से ले सकते हैं अगर चाहें। मैंने डायग्राम बना ही दिया है। सर 6.2 से 6.2 जो बुक नहीं ले रहे हैं यहाँ से लिख रहे हो, क्वेश्चन लिख लें। इन द गिवन फिगर DE is parallel to AC and DF is parallel to AE
प्रूव दैट सर हाँ सर अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि 1 सितंबर से सारे स्कूल खुल जाएंगे। अरे ये सब फालतू इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं खुलेगा, टेंशन मत लो। वैसे तुम्हें तो खुश होना नहीं चाहिए, खुलेगा। तुम लोग तो चाह रहे हो ना स्कूल खुल अरे जाए नहीं तो। सर, बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क है, क्या? लिखने का कुछ ज्यादा ही मिल गया। लिखने के लिए बहुत कुछ है सर, बहुत ज्यादा मिल गया इस बार, एक्सपेक्टेड अरे नहीं था। कोई कुछ नहीं करेगा, टेंशन मत लो। इतना बीमारी रही है तो इतना कुछ लोग स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, टेंशन नहीं लो। वैसे तो खुलने का चांस नहीं है, तो न्यूज आती रहती है। पहले तो अगस्त तक खुलने थे, सितंबर आएगा तो कहेंगे अक्टूबर से खुलेंगे। चलो क्वेश्चन ट्राई करो। सर हो गया मेरा। सर मेरा हो गया। चलो स्वास्थ्य का आई गेस हो गया था, और किसी का हुआ? सर हो गया। रिया का हो गया है। चलो बताओ स्वास्थ्य का। सर हमें बोल दिया है कि DE पैरेलल टू AC है, डी पैरेलल टू एसी है। हाँ तो सर BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें क्या किया है, लाइन को पैरेलल देखते ही बीपीटी लगा दिया है। भाई टीई पैरेलल टू एसी है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं यहाँ पर, और अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन एडी इक्वल हो जाएगा बीई अपॉन सीई के। ठीक है भाई। फिर सर वैसे ही हमें बोला है कि DF पैरेलल टू AE है, तो BF अपॉन FE भी हो जाएगा BE अपॉन EC के। उड़ेगा तो फिर से। दोनों का LHS भाई देखो इक्वल पैरेलल लाइन है। देखो इस चैप्टर में, बीपीटी लगा दो जब रेशियो की बात आ जाए। तो BD अपॉन AD ये इक्वल हो जाएगा BF अपॉन CF के। फिर से बीपीटी लग गई है। यस सर। ठीक है। अभी अगर हम यहाँ देखेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं BE अपॉन CE इज इक्वल टू BF अपॉन CF। कुछ क्या करना था हमें, BE अपॉन C। यही प्रूव करना था सर यही प्रूफ करना है कि B अपॉन C इज इक्वल टू BF अपॉन CF। CE लिख दिया यार मैंने, गलत लिख दिया क्या मैंने क्वेश्चन में? EC था, EC तो लिखा मैंने यार, बट ये सर वो CF की जगह EF आएगा ना? CF की जगह EF आएगा, BF अपॉन। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, पैरेलल लाइन तो यहाँ पर है ना। ठीक 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 ठीक, आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अभी इतना ही करते हैं आज। दो थ्योरम हो ही गई हैं, बाकी दोनों सिलेबस में नहीं है, ऑल उस पर क्वेश्चन रहेंगे। आई थिंक एक्सरसाइज 6.1 में तो कुछ है नहीं शायद। हाँ 6.1 ऐसे ही बहुत बेसिक से है, फिल इन द ब्लैंक टाइप से कर लेना, ओरली कर लेना, बुक में ही कर लेना। 6.2 कंप्लीट कर लेंगे, 2 दिन का टाइम है, 10-11 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अटकते हैं इसमें, 1-2 क्वेश्चन अटकते हैं, लेकिन अच्छे से करना ताकि अभी के अभी समझ में आ जाए, नहीं फिर ये कई बार पूछते ही रहोगे। जितनी बार एग्जाम आएगा उतनी बार पूछो, अगर अभी ढंग से नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नहीं है कुछ, 10 क्वेश्चन है, एकदम लाइन से कर लेना ताकि एक जगह हमारे पास रिटर्न में मिल जाए। बाद में इन चैप्टर्स में दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि एकदम शिद्दत से इसके एनसीईआरटी करना प्रॉपरली, एक जगह लिख के जहाँ पर होमवर्क कॉपी होती है। तो ऐसा ना हो कि दो तीन क्वेश्चन छूट गए फिर वो कभी किए नहीं तुमने, तो यूजुअली तुम्हारे चैप्टर में कर देते हो, इन बाकियों में चल जाता है, इसमें फिर दिक्कत होगी बाद में। ठीक है सर तो 6.1 पूरा होमवर्क है ना? 6.2 है, 6.1 तो ऐसे ही ओरली कर लेना। ठीक है सर, ठीक। ठीक है
यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम 6.2 डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है? यस सर। चलो सब लोग जा सकते हैं। स्वास्थ्य का तुम्हारा डाउट हम डिस्कस, तुमने एक डाउट पूछा था, स्वास्थ्य ने ज्योमेट्री डाउट पूछा था, अगर किसी को देखना हो तो रुक सकता है, अदरवाइज जा सकते हैं।